नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी चैनल में। आज की हमारी यह क्लास जो है आपके यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन की क्लास होने वाली है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज की क्लास में हम जो है वे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि हमारे यूनिट 1 की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए यह रिवीजन क्लास जो है बनाई जा रही है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जब इस यूनिट को क्विकली रिवाइज करना चाहें तो सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के उनको कवर करके जा सकें। और ये 15 से 20 मिनट की क्लास में आपका पूरा एक यूनिट जो है कवर हो जाएगा, उसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और जैसे कि आपके एग्ज़ाम में मान लो अगर इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें से 3 क्वेश्चन इसी आज की कक्षा से होंगे। तो इसलिए आप आज की क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। और जिन बच्चों ने इस यूनिट की पहले की मेरी क्लास की हुई हैं वे बच्चे जो है आज की क्लास को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस यूनिट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किए हैं। आप चाहें तो वहां से आप अपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप इस यूनिट की बाकी क्लासेस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लाइव विथ एबी यूनिट 1 टाइप करिए और लाइव विथ एबी में कोई भी स्पेस ना दें, LIVEWITHAB। इससे आपको मेरे चैनल की सारी क्लासेस जो हैं मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि आपके सिर्फ यूनिट 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। तो यूनिट 1 का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, जहां से आपको हर वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और उपभाषाएं और बोलियां पूछने के 2 तरीके हैं। एक यह है कि ये उपभाषाएं एवं बोलियां जो है कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, और दूसरा प्रकार है कि इन उपभाषाओं का विकास जो है कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो यदि मैं हिंदी के उपभाषाओं की बात करूं तो 2 ही उपभाषाएं जो है मुख्यतः मानी जाती हैं, एक पूर्वी हिंदी और दूसरी पश्चिमी हिंदी। जो आपका पश्चिमी हिंदी है उसमें आपके राजस्थान के क्षेत्र और पहाड़ी एरिया यानी कि जो देहरादून वाले क्षेत्र हैं वो जो है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपके ब्रज भाषा वाला क्षेत्र और खड़ी बोली वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, और सौरसेनी अपभ्रंश से आपके 3 तरह की हिंदी का विकास होता है। एक राजस्थानी हिंदी, दूसरी पहाड़ी हिंदी और तीसरी पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी बोलते हैं, ये 4 चीज़ें आती हैं। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 प्रकार की भाषाएं आती हैं, एक है ओकार बहुला और दूसरी है आकार बहुला। ओकार बहुला भाषा में ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली भाषा आती है, जबकि आकार बहुला में खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी या दहलवी भी बोलते हैं, दूसरा हरियाणवी और तीसरा दक्षिणी, जिसे हिंदवी या गुजरी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों बोलियां जो है आकार बहुला हैं। और इन सभी उपभाषाओं का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसके बाद आती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली, जिसे पूर्वी कोसली या बैसवाड़ी भी कहते हैं, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली शामिल है। इसके बाद आपके मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली ये 3 बोलियां आती हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है
उसमें मगध का क्षेत्र आता है और मगध से ही मागधी अपभ्रंश का नाम पड़ा है। तो इस तरह बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। इसके अलावा जो मगही बोली है, तो मगही का अगर आप तत्समीकरण में जाएंगे तो मगध ही उसका अर्थ होता है। तो ये तो हुई बात कि आपकी हिंदी की उपभाषाओं का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है। और अब हम आगे देख लेते हैं कि हिंदी की उपभाषाओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है राजस्थान की बोली है और इसमें जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर ये कुछ प्रमुख जिले आते हैं। दूसरा है मालवी। मालवी जो है मालवा प्रांत की बोली है। मालवा प्रांत से आपका तात्पर्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किसका शासन था पहले? जो मालवा प्रांत था उसमें अहिल्याबाई का। तो उसके अंतर्गत आते हैं उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़ आदि। इसके बाद है मेवाती उपभाषा जिसमें अलवर, गुड़गांव और भरतपुर का क्षेत्र आता है। इसके अलावा जयपुरी बोली, उसमें कोटा राजस्थान का जहां आपके कोचिंग सेंटर हैं, बारन, झालावाड़ ये सारे क्षेत्र आते हैं। इसी तरह आपके कुमाऊनी उपभाषा के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये क्षेत्र आते हैं। और गढ़वाली के लिए गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्र शामिल है। अगर हम ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के केवल ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश ब्रजभाषा का प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली में ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर ये क्षेत्र ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। इसके बाद है आपकी कन्नौजी बोली जो कि कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर और हरदोई में बोली जाती है। बुंदेली बोली में आपके बुंदेलखंड का सारा क्षेत्र आता है जिसमें झांसी, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगर हम खड़ी बोली के क्षेत्र की बात करें तो कुरु प्रदेश के क्षेत्र आते हैं जिसमें दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत जहां सारी लड़ाइयाँ हुई हैं वो वाले क्षेत्र जो है खड़ी बोली के क्षेत्र में शामिल हैं। तत्पश्चात हरियाणवी के क्षेत्र के लिए दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला ये हरियाणवी के क्षेत्र हैं। दक्षिणी हिंदी जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में बोली जाती है। फिर आता है आपका अवधी भाषा। अवधी भाषा का तो पूरा मैंने चैप्टर ही पढ़ाया है। तो उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर ये सारे क्षेत्र अवधी भाषा के हैं। इसके बाद है आपकी बघेली बोली जिसमें आपके बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। मध्य प्रदेश से जबलपुर और रीवा प्रमुख है, जबकि उत्तर प्रदेश से फतेहपुर और हमीरपुर प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी बोली जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के सारे जिले आते हैं, जिसमें मुख्य है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नांदगांव, कांकेर, रायपुर, कोरिया आदि। फिर आता है आपका बिहारी हिंदी जिसमें भोजपुरी बोली का विकास जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड क्षेत्रों में हुआ है। झारखंड के रांची और पलामू क्षेत्र भोजपुरी बोली के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज ये सारे क्षेत्र भोजपुरी के क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ है ना, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वह भी आपके भोजपुरी क्षेत्र में आता है। इसी तरह
मगही बोली के क्षेत्र बिहार और झारखंड के राज्यों से आते हैं। झारखंड के पलामू और हजारीबाग मगही बोली के क्षेत्र हैं। वहीं बिहार के पटना, गया, नालंदा, भागलपुर ये सब मगही बोली के क्षेत्र हैं। मैथिली बोली के लिए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना ये सारे क्षेत्र जो है मैथिली बोली के हैं। आजकल आपके प्रश्नों में कुछ बोलियों के उपबोलियों को भी पूछा जा रहा है, जैसे बुंदेली बोली की उपबोलियाँ, मगही बोली की उपबोलियाँ। तो इन्हें आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे इंटरनेट से सर्च करके। इसके बाद इस यूनिट का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ध्वनि व्यवस्था। इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वर्ण हैं वो हिंदी भाषा में कितने वर्ण माने गए हैं। तो पंडित कामता प्रसाद ने हिंदी भाषा में 44 वर्ण माने हैं, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। उन्होंने इस 33 व्यंजन को 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन में विभाजित किया है। तो आपके जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं उसमें आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। चूँकि अलग अलग वर्गों के उच्चारण स्थान हमारे मुख के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उसी के हिसाब से इनका नामकरण भी हुआ है। जैसे क वर्ग को कंठ्य ध्वनियाँ, च वर्ग के लिए तालव्य, ट वर्ग के लिए मूर्धन्य, त वर्ग के लिए दंत्य और प वर्ग के लिए ओष्ठ्य ध्वनि का प्रयोग होता है। इसी तरह आपके अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व व्यंजन शामिल हैं। इसे हम अल्प प्राण ध्वनियाँ भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन में तीनों श यानी स, श और षटकोण का श और ह शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स का उच्चारण दांत से, श का उच्चारण तालु से और षटकोण के श का उच्चारण मूर्धा से होता है। ये व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन या महाप्राण ध्वनियाँ भी कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे स्वरों को। स्वरों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जो आपका प्रथम स्वर है, जो कि वर्णमाला का पहला अक्षर है अ, वह जो है मध्य स्वर है। उसके बाद जो ई, ए है वो अग्र स्वर है, जबकि उ, ओ, औ और आ जो है पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। इस वर्गीकरण के अलावा स्वर को संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत स्वर में भी विभाजित किया गया है। जो आपका बड़ा आ है वो विवृत स्वर है, जबकि आपका छोटा अ जो है अर्धविवृत स्वर है। इसके बाद ई, बड़ा ई, उ और बड़ा उ जो है संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं, जबकि छोटा ए और ओ अर्धसंवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। और जो आपका बड़ा ए है और औ है वो अर्धविवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। आपको क्या करना है, ये सारा जो स्लाइड है ना, ये वाला, इसको पूरा रट लेना है। अब हम आगे की स्लाइड में और कुछ ध्वनियों को देख लेते हैं। ध्वनि वर्गीकरण में एक अघोष ध्वनि होती है और एक सघोष ध्वनि होती है। जो आपकी अघोष ध्वनि होती है वो जो है वर्ग के पहले 2 अक्षर होते हैं। इसके अलावा तीनों सभी इसी श्रेणी में आते हैं, जबकि सघोष ध्वनि जो आपके वर्ग के अंतिम 3 अक्षर होते हैं वे सारी इस श्रेणी में आती हैं। और आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षर, त्र, श्र और य, ये भी सघोष हैं। सभी स्वर भी सघोष हैं और आपके अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व है वो भी सघोष हैं। इसके अलावा हम कुछ व्यंजनों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है पार्श्विक व्यंजन, ल को कहते हैं। दूसरा लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन, र को कहते हैं। वत्स्य व्यंजन स, र, ल और न को कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ और ढ को कहते हैं, जबकि य और व अर्धस्वर कहलाते हैं।
तो ये रहा आपका ध्वनि का वर्गीकरण। इससे भी आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को। इससे आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य बनता ही है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कालानुक्रम याद रखना ज़रूरी है कि कब कौन सी घटना जो है राजभाषा संबंधी घटित हुई है। तो राजभाषा हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना होती है वह सर्वप्रथम घटित होती है 1949 ईस्वी में। 14 सितंबर 1949 वह दिवस है जिस दिन हिंदी को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसके बाद 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर होते हैं। इसके बाद 1957 में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति गठित होती है जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत होते हैं। यह समिति 1959 में अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात 1960 में राष्ट्रपति का दूसरा आदेश आता है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है 2 आयोगों की स्थापना करता है, विधायी आयोग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ये दोनों आयोग 1961 में गठित किए जाते हैं। इसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है जो कि 1967 में संशोधित किया जाता है। इसके पश्चात राजभाषा संकल्प 1968 में पारित होता है और राजभाषा नियम जो है 1976 में आता है जिसमें 3 संशोधन किए जाते हैं, 1987 में, 2007 में और 2011 में। तो इस तरह महत्वपूर्ण आयोगों और समितियों को जानने के बाद अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। इन अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है और इस मैप में जो आप हरा रंग वाला क्षेत्र देख रहे हैं वह जो है वे राज्य हैं जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है अथवा 10% ही बोली जाती है, जबकि जो आप सफ़ेद रंग का क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ हिंदी भाषा जो है बोली जाती है यानी समझी जाती है किंतु लिखी नहीं जाती। इसी तरह आप जो नारंगी रंग का क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ हिंदी भाषा लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राजभाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, जिसमें पहला अनुच्छेद है 120। संसद में हिंदी में या अंग्रेजी में किस भाषा में कार्य होगा, इससे संबंधित अनुच्छेद है 120। इसी तरह राज्य के विधानमंडल में कौन सी भाषा में कार्य होगा उसका संबंध जो है 210 अनुच्छेद से है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक ही है राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, हमारी लिपि को देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता प्रदान करती है। वहीं अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 345 राज्य को अधिकार देता है कि वह अपनी स्थानीय भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर सके, जबकि अनुच्छेद 346 केंद्र एवं राज्यों के बीच संचार की भाषा का निर्धारण करता है। इसके बाद अनुच्छेद 347 जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करता है कि आपका अनुच्छेद 348 न्यायालयों में सभी कार्रवाइयों के अंग्रेजी में होने की बात कहता है। आपका अनुच्छेद 349 जो है भाषा से संबंधी कोई भी विधेयक या संशोधन को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की बात करता है, जो कि अब पुराना हो चुका है। और अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। वहीं अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रचार प्रसार संबंधी निर्देशों को प्रावधान करता है। इसके अलावा अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें प्रारंभ में 14 भारतीय भाषाएं थी और अब 22 भारतीय भाषाएं हैं। तो ये 14 से 22 कैसे हुई?
तो इसके लिए 3 बार संशोधन किए गए। पहला 21वां संशोधन जो 1967 में हुआ और इसके तहत सिंधी भाषा को अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद 1992 में आता है आपका 71वां संशोधन, जिसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो हमारे PYQs और MCQs हैं, यानी हमारे यूनिट 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की सहायता के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे सर्च करने के लिए हिंदी विथ AB टाइप करें विदाउट एनी स्पेस। इस तरह से आपके इस यूनिट के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको परीक्षा पूर्व रिवीजन के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसके बाद हम आपके यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास की कक्षा जो है शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।